नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रियल एस्टेट गुरु गौरव। अगर आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। कुछ चार्जेस ऐसे हैं, अगर आपने पहले से ही ध्यान नहीं दिया तो आपको 20% से ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर आप नहीं चाहते कि आखिरी मिनट में आपका बजट बिगड़ जाए तो इन 10 पॉइंट्स को ध्यान से समझे। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। पिछले बार हमने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ के 14 चार्जेस को समझा था और आज हम रीसेल प्रॉपर्टीज़ के चार्जेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। रीसेल प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको पोजीशन तुरंत मिल जाता है, लेकिन इसकी भी अपनी एक कॉस्ट शीट होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि रीसेल में सिर्फ सेलर को पैसे देने हैं, पर इसके ऊपर 10 ऐसे महत्वपूर्ण चार्जेस जुड़ते हैं जो आपकी जेब खाली कर सकते हैं। नंबर 1, बेस प्राइस या फिर कंसिडरेशन वैल्यू। वो कीमत है जिस पर सेलर और बायर के बीच में सहमति बनी है। एज बायर आप ये प्राइस सेलर के साथ डायरेक्टली निगोशिएट कर सकते हो। जनरली सेलर 10 से 20% से ज़्यादा ही प्राइस कोट करते हैं, तो आपको उस प्राइस से मिनिमम 10% तक निगोशिएट करना ही चाहिए। सेकंड, ब्रोकर और चैनल पार्टनर चार्जेस। रीसेल प्रॉपर्टी डील्स में ब्रोकर का रोल बहुत अहम होता है। वे बायर और सेलर के बीच में तालमेल बिठाते हैं। आमतौर पर ब्रोकर अपनी फीस बायर और सेलर दोनों से लेते हैं, लेकिन हर स्टेट में अलग अलग ब्रोकरेज स्ट्रक्चर है, जो प्रॉपर्टी के फाइनल वैल्यू का 1 से 2% तक हो सकती है। यह फीस पहले ही आपको अपने ब्रोकर के साथ डिस्कस करनी चाहिए। थर्ड, लीगल चार्जेस फॉर एग्रीमेंट। रीसेल प्रॉपर्टी में लीगल डॉक्यूमेंटेशन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको एक लॉयर को हायर करना चाहिए जो सेल एग्रीमेंट, टाइटल डीड और पिछले सभी कानूनी कागजात की जांच करें। यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शायद प्रॉपर्टी पे लिटिगेशंस मतलब कोर्ट केसेस चालू हो सकते हैं। फोर्थ, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी पर कोई जीएसटी नहीं लगता, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस तो देने पड़ते हैं। यह राज्य सरकार को दिया जाने वाला टैक्स है जो प्रॉपर्टी को आपके नाम पर कानूनी रूप से रजिस्टर करने के लिए ज़रूरी है। यह हर राज्य के हिसाब से प्रॉपर्टी के वैल्यू का 5 से 7% तक हो सकता है, और यह शुल्क आपको रजिस्ट्रेशन के समय लमसम देना पड़ता है। अब उन छुपे हुए चार्जेस की बात करते हैं जो पिछली ओनरशिप से जुड़कर आते हैं। इन्हें ध्यान से चेक करना जरूरी है। फिफ्थ, पेंडिंग प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको सेलर से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी पर कोई नगर निगम या हाउसिंग टैक्स पेंडिंग ना हो। अगर कोई पेंडिंग टैक्स है तो यह आपकी जिम्मेदारी बन सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले लास्ट टैक्स पेमेंट रिसिप्ट जरूर देखें। 6, पेंडिंग मेंटेनेंस चार्जेस। सोसाइटी या अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के मेंटेनेंस चार्जेस अगर सेलर ने नहीं चुकाया है तो सोसाइटी आपसे उसे वसूल करेगी। आप सोसाइटी ऑफिस से नो ड्यूज सर्टिफिकेट ज़रूर लें, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सेलर पर कोई पेंडिंग मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है। 7, मूव इन चार्जेस। कुछ सोसाइटियाँ, खासकर बड़ी और वेल मैनेज सोसाइटियाँ, नए मालिक के प्रवेश पर वन टाइम मूव इन फीस लेती है। यह फीस शिफ्टिंग के दौरान सोसाइटी के लिफ्ट या कॉमन एरिया में हुए छोटे मोटे डैमेज को कवर करने के लिए होती है। यह राशि छोटी होती है, लेकिन कॉस्ट शीट में ज़रूर शामिल करें। अब हम होम लोन रिलेटेड चार्जेस डिस्कस करेंगे।
अगर आप होम लोन ले रहे हो तो प्रोसेसिंग फीस लगती है, लेकिन अगर आप सेलर का चल रहा लोन अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाते हो तो उसके लिए लोन ट्रांसफ़र फीस लगती है। प्रोसेसिंग फीस के अलावा एमओडी चार्जेस रहते हैं जो 0.5% ऑफ होम लोन वैल्यू हो सकता है। हम होम लोन के रिलेटेड सब चार्जेस बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप इस चैनल पर होम लोन प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। 9th, रिनोवेशन चार्जेस। रीसेल प्रॉपर्टी अक्सर पुरानी होती है और आपको अपनी पसंद के हिसाब से रिपेयर्स या रिनोवेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। पेंटिंग, फ्लोरिंग, किचन की मरम्मत या कोई भी इंटीरियर वर्क, इसका खर्चा भी आपको अपनी फाइनल कॉस्ट कैलकुलेशन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। यह खर्च प्रॉपर्टी के हिसाब से लाखों में जा सकता है। अगला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके साथ भी उसके रिलेटेड फ्रॉड हो सकते हैं। करेक्ट टीडीएस फॉर एनआरआई सेलर। अगर आपका सेलर एक एनआरआई है तो खरीदार के तौर पर आपको टीडीएस काटना अनिवार्य है। यह टीडीएस सेलर के भारत में इनकम टैक्स के तौर पर कटता है। यह दर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए 20% या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए 30% हो सकती है। यह राशि आपको सीधे सरकार को जमा करनी होती है, न कि सेलर को। यह एक बड़ी रकम हो सकती है और इसे समझना कानूनी रूप से बेहद ज़रूरी है। रिसेंटली एक एनआरआई ने अपना घर बेचा, लेकिन बायर को रिवील ही नहीं किया कि उसका रेसिडेंस स्टेटस एनआरआई है। फिर बायर को जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आती है तो उसे पता चलता है कि उसे 20% टीडीएस काटना था, तो उसे फिर से 20% अमाउंट भरनी पड़ी क्योंकि सेलर ने उसे पैसे रिटर्न देने से मना कर दिया। तो ये थे रीसेल प्रॉपर्टी खरीदने पर लगने वाले 10 सबसे ज़रूरी चार्जेस। याद रखें, रीसेल प्रॉपर्टी खरीदते समय ड्यू डिलिजेंस सबसे ज़रूरी है। पेंडिंग टैक्स और एनआरआई सेलर का टीडीएस वाला पॉइंट फ्यूचर में आपको बड़ी मुश्किल से बचा सकता है। अगर आप एक स्मार्ट बायर बनना चाहते हो तो हमेशा एक फाइनल कॉस्ट शीट तैयार करें जिसमें ये सभी 10 पॉइंट शामिल हो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही रियल एस्टेट गाइड्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप अगली बार किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। हमारे चैनल की रियल एस्टेट वाली पूरी प्लेलिस्ट चेक करें जो आपको स्मार्ट बायर बनाएगी। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद और अपनी खरीदारी समझदारी से करें। थैंक यू।